अब बच्चों बारी एनआई एक्ट की। अब देखो सामने मैंने ऑलरेडी आपको प्रेजेंटमेंट का वीडियो कर दिया है अलग से, तो मैं प्रेजेंटमेंट इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं एनआई का बाकी पोर्शन डिस्कस करूंगा। प्रेजेंटमेंट आप यहां पर लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां से उसको देख लेना, पूरे डिटेल में बात की है। सो लेट्स स्टार्ट सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी ऐसा पैसा देने का मीडियम जिससे आप बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी या बाय इंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन तरीके के होते हैं जो आपके सिलेबस में है। ऐसे तो बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन तीन तरीके के जो आपके सिलेबस में है वो है चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और साथ में है प्रॉमिसरी नोट। अब बात ऐसी आती है कि जब हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैं पहले ही ना इनके कुछ टाइप्स बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आता है कि पे किसको करना है। तो एक होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर किसी का नाम नहीं, जिस पे किसी का नाम लिखा है। तो आप सिर्फ उसी आदमी पे उस पे पेमेंट कलेक्ट कर सकता है जिसका उस पे नाम लिखा है। बेरर इंस्ट्रूमेंट ये होता है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है, किसी का भी नाम नहीं लिखा होता। वहां पर आप इंस्ट्रूमेंट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे किसी को भी दे सकते हो और कोई भी उस पर पैसा कलेक्ट कर सकता है। उस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा होता है, वो होता है बेरर इंस्ट्रूमेंट। वैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को भी आप बेरर बना सकते हो। कैसे सर? इंडोर्समेंट इन ब्लैंक से। अब इंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होती है? अगर ए ने बी का नाम लिखा है और बी को दिया है और बी उस पर अपना सिग्नेचर करके बिना सी का नाम लिखे अगर सी को डिलीवर कर दे तो वो वापस से ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो ये तो हो गया ऑर्डर और ब्लैंक की बारी। अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से होता है। मतलब आपको सामने वाले पार्टी का नाम भी लिखना पड़ेगा और उसको जाके हैंड डिलीवर भी करना पड़ेगा। लेकिन जो बेरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो आप सिर्फ डिलीवरी से नेगोशिएट कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी भी दो तरीके का होता है। एक होता है मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट और एक होता है ऑन डिमांड। अब जो मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक टाइम पीरियड होता है, लेट्स से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 2 महीना, तो वो उस पीरियड के बाद ही पेएबल हो पाता है। लेकिन जो ऑन डिमांड होता है वो आप सीधे जाके उस पर पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, वो ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये बात हो गई। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे हम लोग का बच्चा याद करेगा, एक एक्रोनिम था मेरा, TWS हेडफोन्स हैव चीप DND मोड, जिसमें टी का मतलब है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं, W राइटिंग में होते हैं, S साइंड होते हैं, D डिलीवरेबल होते हैं, N नंबर ऑफ टाइम्स आप डाल सकते हो इससे पहले वो मैच्योर ना हो जाए, D जो आदमी के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वो उसका टाइटल होता है वो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट होता है। यहां पर मैं दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना चाहूंगा, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स और एक होल्डर के बीच में। होल्डर मतलब वो आदमी है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, भले ही वो उसका राइटफुल ओनर हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है अगर मैं ये इंस्ट्रूमेंट कालरा सर से चोरी करके अपने पास लेके आया हूं तो भी मैं इसका होल्डर कहलाऊंगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज लाइक गंगा, वो गंगा जितना पवित्र होता है। मतलब क्या है? उसके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमेशा किसी कंसिडरेशन के लिए ही आया होगा, ठीक है, हमेशा किसी कंसिडरेशन पर आया होगा। और एक केस स्टडी से रिलेट करके बता दे रहा हूं, अंजलि वाली केस स्टडी है, एग्जाम में भी आई थी, उसका आंसर भी सजेस्टेड में गलत दिया हुआ है। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स एक इंस्ट्रूमेंट पर जो भी स्टैंप वैल्यू लगी है उतना पैसा वो ले सकता है, भले ही उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि नहीं। मतलब अगर सर्विस 15 के लिए भी दी हुई है लेकिन मैंने एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को अगर दे दिया और वो इंस्ट्रूमेंट ब्लैंक है, वो उस पर 17 भी मांग सकता है इंस्ट्रूमेंट को पूरा करके, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है और वो गंगा है और उसकी पावर गंगा जितनी है। और गंगा प्योर होती है तो उसकी पावर भी प्योर है, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। तो ये तो इसकी बात हो गई। उसके बाद आता है सर TW ना चीप DND मोड। अच्छा, M नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा मनी के लिए होगा और वो एक सर्टेन पार्टी को दिया होगा। मतलब किसको पेमेंट देना है, पार्टी, अमाउंट और टाइम, तीनों सर्टेन होना चाहिए। एंड इट शैल बी ओनली टू पे मनी, एंड उसमें साइन और स्टैंप होगा डिपेंडिंग। चेक पर स्टैंप नहीं होता, चेक पर साइन होता है, लेकिन बाकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर स्टैंप होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई नेगो की बारी बात नॉर्मल। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट इज सेक्शन नंबर 4। प्रॉमिसरी नोट में वर्ड्स लिखे हैं, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ऑब्वियसली सारे इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में ही होते हैं, और उसमें लिखा है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग।
क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मैं प्रॉमिसर हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कालरा सर को 2 लाख रुपए दूंगा, तो उसमें सिर्फ दो पार्टी होती हैं, एक मेकर और दूसरा पेई। तो यहां पर मेकर एक अंडरटेकिंग दे रहा है, वादा कर रहा है, अनकंडीशनल वादा कर रहा है, सब्जेक्ट टू नो कंडीशन, एक वादा कर रहा है कि मैं कालरा सर को पैसा दूंगा एट अ सर्टेन डेट, सर्टेन टाइम पर, सर्टेन पर्सन को। प्रॉमिस आप हमेशा किसी पर्सन को करते हो, बेरर प्रॉमिसरी नोट नहीं होता है सर, लेकिन डेफिनेशन में बेरर लिखा है, सुनो। बेरर प्रॉमिसरी नोट इशू करने की पावर सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है आरबीआई। और बेरर प्रॉमिसरी नोट का सब एक ही एग्जांपल है, वो है आपकी करेंसी नोट। और इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेरर प्रॉमिसरी नोट इशू करने की पावर किसी को नहीं दी गई है, क्योंकि इस देश में करेंसी प्रिंट करने की पावर सिर्फ एक के पास है और वो है आरबीआई। इसीलिए डेफिनेशन में बेरर जरूर लिखा है, क्योंकि करेंसी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, प्रॉमिसरी नोट है, बट उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। यहां पर दो पार्टी होती हैं, एक होता है प्रॉमिसर, मतलब जो मेकर है, और दूसरा है प्रॉमिसी। अब इसमें कुछ फीचर्स होंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, जो फीचर्स हैं वही सेम फीचर्स प्रॉमिसरी नोट के भी हैं, लेकिन एक फीचर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा स्पेसिफिकली, वो है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, अब बात ऐसी है कि अगर कोई ऐसा कंडीशन है जो डेफिनिट टू ऑकर है, मतलब जिसको होना ही होना है, जिसमें कोई सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस नहीं है, 100% ऑकर ही करेगा, तो वो 100% है, वो कंडीशन वैलिड हो जाएगी। जैसे अगर किसी की डेथ पर प्रॉमिसरी नोट बना है कि फलाना मर गया तो मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर यही किसी की शादी पर बना है कि तुम उससे शादी कर लो तो दूंगा, तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होगी, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल। तो अगर कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट है जो 100% ऑकर होने वाला है, तो उस पर प्रॉमिसरी नोट बन सकता है। ये एक फीचर था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात करनी थी। उसके बाद आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में सर 3 पार्टी होती है, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज समझते टाइम बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। हमेशा पिज्जा हट का एग्जांपल याद रखना कि कालरा सर रिया जी के साथ पिज्जा हट में गए हैं, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर करके खाया, तो बिल कौन बनाएगा? पिज्जा हट वाला। पिज्जा खाएगा कौन? कालरा जी। लेकिन बिल अगर वो बनाएगा, कालरा जी को एक्सेप्ट करना होगा। 800 के पिज्जा का 8000 का बिल बनाएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहां पर ड्रॉर वो आदमी होता है जो बिल बनाता है, ड्रॉई वो आदमी होता है जिसको बिल एक्सेप्ट करना होता है। अगर 48 आवर्स में बिल एक्सेप्ट नहीं किया तो डिसऑनर हो जाता है। यही प्रेजेंटमेंट वाले वीडियो में बताया था, जो यहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो ड्रॉई को उसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करके हम कालरा सर वो बिल वापस पिज्जा हट को दे देंगे। अब इसमें जो ड्रॉई होता है वही पेई होता है। ठीक है, सॉरी, जो ड्रॉई होता है वही इस बिल में पेयर होता है, पेई नहीं, पेयर होता है, पैसा देने वाला होता है। तो अगर वो पैसा पिज्जा हट ही कलेक्ट किया, बिल को एंडोर्स नहीं किया, तो वैसे केस में पेई और ड्रॉअर सेम पर्सन हो जाएंगे। पिज्जा हट वाला ही बिल बनाया, पिज्जा हट वाला ही पैसा लिया। लेकिन अगर पिज्जा हट वाला ये बिल किसी और को एंडोर्स कर दे तो तीसरी पार्टी पैदा हो जाएगी। इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई। ठीक है, मान लो पिज्जा हट वाले ने वही बिल उठा के अपने जो चीज बेचने वाला आदमी है उसको फॉरवर्ड कर दिया। उसको बोला कि भैया तू इस पे चीज बना के दे, ये ले, तू कालरा सर पैसा देंगे, तू रख लियो। एंडोर्स कर दिया, तो वो पेई, पिज्जा हट वाला ड्रॉअर, कालरा सर ड्रॉई। तो आई गेस ये एक चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे 3 लोग होते हैं, ड्रॉ, ड्रॉई, पेई। देखो सर, ऐसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे वही सब फीचर्स हैं, वही सब डेफिनेशन है जो प्रॉमिसरी नोट के हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखोगे तो वो बोलता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, विच इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। कालरा सर को पिज्जा हट वाला ऑर्डर दे रहा है, पैसा दे, दे पैसा, पिज्जा खाया है, तो इट्स एन ऑर्डर। प्रॉमिसरी नोट इज एन अंडरटेकिंग। प्रॉमिसरी नोट मैं खुद से पेमेंट कर रहा हूं, यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। भाषा में फर्क है। और एक और भी फर्क है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉमिसरी नोट कभी भी बेरर नहीं हो सकता। यह भी एक डिफरेंस है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टी होती हैं। प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता, क्योंकि मैं ही तो प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं क्यों एक्सेप्ट करने लगा? मैं तो प्रॉमिस किया कि दूंगा, मेरे से वापस थोड़ी ना पूछेंगे कालरा सर दोगे ना। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पर मैंने डिफरेंस बिटवीन भी कवर कर दिया। फिर हम आते हैं चेक में।
अब जब चेक की बात आती है तो चेक में सर, चेक में भी वैसे दो ही पार्टी होती हैं, ठीक है, चेक में भी दो ही पार्टी होती है, एक मेकर होता है, दूसरा ड्रॉअर होता है। अब जब चेक की बात आती है तो सर चेक में ना हमेशा वो एक बैंक पर ड्रॉ होता है। जैसे अगर मेरे पास HDFC बैंक की पासबुक है, मतलब चेकबुक है, तो उसमें मैं पैसा HDFC से ही कलेक्ट कर सकता हूं और किसी से नहीं कलेक्ट कर सकता। तो वहां पर जो आदमी पैसा देने वाला होता है वो बैंक ही होता है हमेशा, बिकॉज इट इज ड्रॉन ऑन अ बैंक ओनली, और किसी बात पे नहीं। एंड द चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ठीक है, क्योंकि अगर मेरे अकाउंट में पैसा है तो बैंक मेरे को मना थोड़ी ना कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब चेक की डेफिनेशन में आप देखोगे एक आता है इलेक्ट्रॉनिक चेक, एक आता है ट्रंकेटेड चेक। सर ये याद रखना, ट्रंकेटेड चेक एक वो चेक है जो क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में यूज होता है, बैंक से बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, कि जब IDBI बैंक का चेक अगर मैं HDFC बैंक में ड्रॉप कर रहा हूं तो HDFC वाला IDBI से बात नहीं करेगा, वो उस चेक की ट्रंकेटेड इमेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड इमेज RBI को भेजेगा। RBI यहां से बैलेंस कंफर्म करेगा कि IDBI के अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, और दोनों की कंफर्मेशन RBI देगा, और तब वो गुप्ता जी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा वाला मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक चेक, वो एक फैसिलिटी है जो आपका प्राइवेट बैंक आपको देता है, जहां पर आप चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा तो चिल करिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि चेक के केस में दो पार्टी होती है, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है। एक और चीज होती है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अच्छा, चेक में कोई एक्सेप्टेंस चाहिए क्या? चेक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, ठीक है, चेक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, चेक में कोई भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। ड्रॉअर वो आदमी है जो चेक बना रहा है, और ड्रॉई वो आदमी है जिस पर चेक बन रहा है। मतलब ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक से ही तो पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड कौन होता है? देखो सर, हो सकता है मेरे दो बैंक अकाउंट हो, मैं एक बैंक अकाउंट के नंबर के नीचे दूसरा बैंक अकाउंट का नंबर लिख दूंगा चेकबुक में, ठीक है, सेम बैंक में है तो अकाउंट नंबर लिख दिया। अगर पहले वाले अकाउंट में पैसा नहीं है तो दूसरे वाले अकाउंट से सफिशिएंट पेमेंट हो जाती है। ऐसे केस में मेरा चेक डिसऑनर नहीं होगा, और अगर डिसऑनर नहीं होगा तो 138 और 142 नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर जो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज है उनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या कोई डिफरेंस है? सर बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि चेक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, बिल में एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। चेक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, बिल पे एक्सेप्टेंस चाहिए। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको सामने वाले से एक्सेप्टेंस करानी पड़ती है, लेकिन चेक ऑन डिमांड होता है। आपके पास अकाउंट में बैलेंस है तो वो बिल्कुल आप उसमें जब चाहो तब पैसा लगा सकते हो। चेक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, बिल में एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। ये दो तीन डिफरेंस ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बाकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक दोनों के सेम है। फिर आता है सर इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर, तो बेरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो मैंने बता दिया। इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पहले ध्यान से सुनिएगा, इंस्ट्रूमेंट शुड बी ड्रॉन इन इंडिया, ये कंपलसरी कंडीशन है कि ड्रॉन इंडिया में होना चाहिए। अगर ड्रॉन ही इंडिया में नहीं है तो सीधे फॉरेन बिल है, इट शुड बी फर्स्ट ड्रॉन इन इंडिया। एक कंडीशन हो गई, ड्रॉन हो गया इंडिया में। अब जो दो कंडीशन बोल रहा हूं दोनों में से कोई एक इंडिया में होनी चाहिए। इट शुड बी पेएबल इन इंडिया, या तो उसका पेमेंट इंडिया में होने वाला हो, या तो फिर अगर पेमेंट इंडिया में नहीं होने वाली है तो वो फिर एक ऐसे आदमी पर होना चाहिए हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इट इज ड्रॉन इन मुंबई, पेएबल इन मुंबई ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन हांगकांग, इनलैंड बिल है, यस। ड्रॉन इन मुंबई ऑन अ पर्सन इन ऑन अ पेमेंट हांगकांग में है, पर्सन मुंबई में है, फॉरेन बिल हो गया? नहीं, इंडियन बिल है। लेकिन ड्रॉन इन इंडिया, पेएबल इन रशिया ऑन अ पर्सन ऑफ मेक्सिको, फॉरेन बिल हो गया। तो फॉरेन बिल क्या है सर? फॉरेन बिल इज विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, या इट इज ड्रॉन इन इंडिया बट पर्सन भी इंडिया के बाहर का है और पेएबल भी इंडिया के बाहर का है। अब यहां पर ना फॉरेन बिल के ऊपर एक लाइबिलिटी का सेक्शन दिया हुआ है 134, 143 आई लव यू होता है, 134 दिया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, यह बात करता है लाइबिलिटी ऑफ मेकर एंड ड्रॉअर ऑफ फॉरेन बिल के बारे में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है सर। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पार्टीज के बीच में तो जो मेकर है, मेकर जो इंस्ट्रूमेंट को बनाया, ठीक है, मेकर या ड्रॉअर, अगर आप उसके ऊपर केस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर केस कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होने का, तो उसके शहर में, ठीक है, उसके शहर में जो इंटरेस्ट रेट है, उसके शहर में जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉलो किया जाएगा,
ठीक है, उसके शहर में जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन लेकिन अगर कोई मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंड्रोसर है, ठीक है, तो जहां पर पेएबल है वो फॉलो किया जाएगा। अब मेरे को पता है मेरे बच्चों को ये चीज तो समझ में आई नहीं होगी, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं हूं इंडिया में, ठीक है, मैं हूं इंडिया में, मैंने एक बिल दिया, मैंने एक बिल ड्रॉ किया, ठीक है, जो आदमी ने एक्सेप्ट किया वो है रशिया में। मेरे शहर में 10% इंटरेस्ट लगता है अगर बिल डिसऑनर होता है तो, रशिया में 12% लगता है। उस आदमी ने एंडोर्स किया बिल फिनलैंड में, फिनलैंड में लगता है 6%, तो 15 मेरे यहां, 12 बीच वाला और 6 वहां पर। अब हुआ क्या, 6 जब वहां पर इंस्ट्रूमेंट पर लग रहा है, अगर वहां डिसऑनर हुआ, ठीक है, अगर वहां डिसऑनर हुआ, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट वहां जाके डिसऑनर हुआ उस जगह पर, ठीक है, वो आदमी अगर केस कर रहा है, ठीक है, जहां पर मेकर है, जिसको मिला है, ठीक है, वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल, वहां पर वो अगर केस कर रहा है तो वो अपने शहर में करेगा अपने इंटरेस्ट रेट पर 6%। लेकिन अगर वो मेरे अगेंस्ट चार्ज लेके आता है तो मेरी लाइबिलिटी क्या लिखी हुई है, मेरी लाइबिलिटी लिखी है मेरे शहर में कितना इंटरेस्ट है, तो मेरे शहर में 15% है। यही आपके बुक का एग्जाम्पल है, वो बर्कली वाला एग्जाम्पल नंबर 12, एकदम ध्यान से बना के देखना। वहीं पर वो बोलता है कि अगर वो आदमी बी पर केस करता है तो 6% मिलेगा, लेकिन ए पर करता है जो कि ड्रॉअर है तो 15% पड़ेगा, जो कि ड्रॉअर की लाइबिलिटी उसकी कंट्री के हिसाब से होती है, और एक्सेप्टर की लाइबिलिटी, एंड्रोसी की लाइबिलिटी या एक्सेप्टर की लाइबिलिटी वहां होती है जहां पर वो पेएबल है। ठीक है, अब आई होप ये वाला क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया तो बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र क्लियर हो गया। फिर आता है सर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लैंक है इन सर्टेन रिस्पेक्ट। उस पे या तो पार्टी का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, उस पे या तो एंटिटी का नाम मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, या कोई डिटेल उस पर मिसिंग है, लेकिन सिग्नेचर अवेलेबल है। तो कोई भी व्यक्ति जो उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट कर देता है, ठीक है, तो वो उस पर उतना पैसा विड्रॉ कर सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो राइटफुल कंसिडरेशन के लिए पा रहा है, जितना उसकी स्टैंप वैल्यू है। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई एस्टॉपल नहीं लगेगा, मतलब आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते, जैसा वो अंजलि वाले एग्जांपल में था। ये बात आईसीआई ने लिख के रखी है अपने मटेरियल में, लेकिन फिर भी वहां पर उल्टा जवाब दे के रखा है। 17,000 उन्होंने अपने मटेरियल में लिख के रखा है कि भैया वो डिनाई नहीं कर सकता जितना इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब वो है जिसमें जो बातें लिखी हैं वो अनक्लियर है, मतलब उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि आप उसको प्रॉमिसरी नोट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। आप उसको कैसा ट्रीट करोगे वो आपका जिम्मेदारी है, और जिस भी तरह से आपने उसको एक्सेप्ट किया, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, आपकी एक्सेप्टेंस फाइनल है, उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ। उसके बाद आता है सर नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन की बात कैसी है सर, ध्यान से सुनना। नेगोशिएशन का मतलब पहले समझना। नेगोशिएशन मींस टू ट्रांसफर। अगर एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी चाहिए, मतलब आपको सामने वाले पार्टी का नाम भी लिखना है और उसको देना भी है। अगर बेरर है तो वो ऐसे ही हो जाएगा बाय डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से मेरी बात निकल के आती है, सुनना ध्यान से। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो आदमी होता है जो आपके मरने के बाद एक्शन में आता है, जैसे नॉमिनी आपके मरने के बाद एक्शन में आता है। एजेंट वो आदमी होता है जिसको आपने अपने काम के लिए अपॉइंट किया है। अगर एजेंट डिलीवरी कर रहा है तो वो डिलीवरी पक्की डिलीवरी मानी जाती है, नेगोशिएशन वैलिड होता है, ठीक है। लेकिन 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 अगर एजेंट ना करके अगर यही डिलीवरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है तो वो वैलिड नहीं होगी, एलआर के केस में वैलिड नहीं होगी। सो अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट डू दैट। लेकिन एक और चीज, हमको आप ही ने दिया इंस्ट्रूमेंट और आप मर गए, क्या मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पैसा ले सकता हूं प्रेजेंटमेंट करके? हां, प्रेजेंटमेंट वाला वीडियो यहां पर है, देख लेना। चलो ये हुआ। अब आया सर डिसऑनर ऑफ चेक। ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है, सेक्शन 138, 139, 140, 41, 42। क्या बोलता है सर? सर देखो सर, सेक्शन 138 कब लगता है? जब आपने चेक एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए दिया है, याद रखना चैरिटी के लिए नहीं दिया है, ठीक है, आपने कोई इलीगल कंसिडरेशन के लिए नहीं दिया है, आपने गिफ्ट की तरह ना दिया हो, तब 138 लगता है। तो 138 में आपका अगर चेक डिसऑनर हुआ है सिर्फ 2 रीजन की वजह से। स्टॉप पेमेंट की वजह से, पेमेंट स्टॉप हो गई है,
या तो आपके पास इनसफिशिएंसी बैलेंस है, कोई और रीजन होगा, साइन मिसमैच नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाएंगे, ये 138 नहीं लगेगा। 138 इज स्पेसिफिकली फॉर स्टॉप पेमेंट और इनसफिशिएंसी इन बैलेंस। अब क्या हुआ, आपका ये हुआ, चेक डिसऑनर हुआ, आपका बैंकर आपको फोन करके बताएगा, शांतम सर आपने एक चेक डिपॉजिट किया था जो आपको राकेश कालरा से मिला था, वो डिसऑनर हो गया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे ही मेरे को ये कम्युनिकेशन मिली, मैं 30 दिन के अंदर राकेश सर को बताऊं, 30 डेज के अंदर मैंने बता दिया। जब मैंने बताया उससे 15 दिन राकेश सर को मिलेंगे, मैंने 30 दिन में बताना, उन्हें 15 दिन मिलेंगे। अगर उन्होंने 15 दिन में पेमेंट कर दी कोई पेनल्टी नहीं, अगर उन्होंने 15 दिन में पेमेंट नहीं की, वो पेनल्टी चुकाएंगे जो सरकार के पास जाएगा, क्या 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द चेक और OR 2 टाइम्स 2 years ऑफ जेल, और बोथ 2 साल के लिए जेल जाएंगे, या तो 2 टाइम्स ऑफ चेक की पेनल्टी देंगे, या दोनों। पर मुझे तो पैसा नहीं मिला, मुझे मिलेगा 117 में कंपेंसेशन, रूल्स फॉर कंपेंसेशन आएंगे उस पर। अच्छा, अब आया सर, ये हुआ 138, अब आया 139। ठीक है, 139 बोलता है कि अगर मेरे हाथ में चेक है ना, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि मैं इसका लॉफुल ओनर हूं। आप बोल रहे हो ना कि मैंने चोरी किया है, इट इज अ रीब्यूटेबल प्रिजम्पशन, मतलब आप प्रूफ करके दिखाओ। आप बोल रहे हो ना मैंने चोरी की है, आप प्रूफ करके दिखाओ। जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाते तब तक मैं इनोसेंट हूं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। फिर आता है सर सेक्शन 140, ये तो मेरा फेवरेट सेक्शन है। वो क्या बोलता है पता है, कि ड्रॉर ये बोल के बच नहीं सकता, ड्रॉर ये बोल के बच नहीं सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर मैं चेक दूंगा तो वो डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू स्टॉप पेमेंट या ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं था इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। नेक्स्ट, उसके बाद आती है सर रूल्स फॉर कंपेंसेशन अंडर सेक्शन 117। सबसे पहले सर, जितना भी अमाउंट ड्यू है ऑन चेक, ठीक है, जितना भी अमाउंट ड्यू है ऑन अ चेक, वो पूरा का पूरा अमाउंट कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कोई भी अमाउंट पर जितना भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, वो पूरा अमाउंट मैं सामने वाले से ले सकता हूं। यार देखो, मैं एक सेशन रिकॉर्ड करने बैठता हूं, बच्चे अलग ही चीज पे करने लगते हैं, परेशान करके रखा है। अब वो ग्रुप में कुछ, मतलब टीचर की जिंदगी पूरी एकदम बर्बाद करके रखे हुए हैं। अब यहाँ काम कर रहे हैं, उसके बीच में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, आइए सर, तो सर पहला वाला 171 का 117 का क्या बोलता है सर, 117 का पहली चीज़ बोलती है कि सर जब आप इंस्ट्रूमेंट पेमेंट रूल्स फॉर कंपनसेशन का पहला रूल ये बोलता है कि सर जब रूल की बात आती है, ठीक है, तो अगर आपने जो भी खर्चा दिया है इंस्ट्रूमेंट पर, आपका नोटिंग का खर्चा लगा होगा, प्रोटेस्टिंग का खर्चा लगा होगा, अगर आपने केस किया है तो प्रोटेस्टिंग मीन्स अगर आपने सामने वाले को सू किया है तो, और जो अमाउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का वो पूरा आप रिकवर कर सकते हैं सामने वाले से। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि मान लीजिए जो ड्रॉर है और जो ड्रॉई है वो दोनों अलग अलग कंट्री में है, ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो अब जो वो इंस्ट्रूमेंट पेएबल होगा तो करंट एक्सचेंज रेट जो चल रहा होगा उसके हिसाब से पेमेंट होगा। फिर एक आती है पॉइंट नंबर सी, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। हर इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता बेटा,
कौन से इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है? अगर ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया और बी ने सी को एंडोर्स कर दिया और फिर सी के पास जाके वो डिसऑनर हो गया और बी ने अपनी जेब से उसको पैसा दिया है, तो बी का हक बनता है सामने वाले से 18% इंटरेस्ट लेना। मतलब अगर मैंने किसी को इंस्ट्रूमेंट दिया, ठीक है, एक्सेप्ट करके वापस, और उसने किसी को एंडोर्स किया और फिर मैंने पैसा देने से मना किया, तो सामने वाले का नुकसान हुआ। बीच वाला पार्टी अगर उसको चुका दिया है तो वो मेरे से 18% इंटरेस्ट ले सकता है। पॉइंट डी बोलता है कि सर अगर ए ने बी को इंस्ट्रूमेंट दिया, बी ने सी को दिया और सी और ए, मतलब जिसको जो इंड्रोसी है और जो ड्रॉई है वो दोनों अलग अलग कंट्री में हैं, तो इन दोनों का एक्सचेंज रेट लिया जाएगा। बी और डी में फर्क क्या है? बी में ड्रॉर और ड्रॉई का है और यहां पर ड्रॉर ड्रॉई इंड्रोसी है। ठीक है, सो 3 पार्टी आ जाती हैं इसमें। और लास्ट वाला बोलता है जो टोटल अमाउंट ड्यू होता है इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट, ठीक है, उसका आप एक बिल ऑन डिमांड बनाओगे और वो आप इशू करोगे और सामने वाले को पेमेंट करनी होगी। अगर डिसऑनर हुआ तो सेम प्रोसीडियर होगा जो 117 का है। थैंक यू सो मच इन 26 मिनट्स।